हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, और ये राजस्थान के इतिहास का है। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर एग्जाम 2023 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मैं स्पष्ट कर दूँ कि आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम में बैठ रहे हों, लेकिन राजस्थान का इतिहास सभी यूनिवर्सिटी के अंदर चलता है। और अगर राजस्थान का इतिहास आपके पेपर है तो उस पेपर में ये क्वेश्चन निश्चित रूप से हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर लघुत्तरात्मक प्रश्नों की जो उत्तर सीमा होती है वो अलग हो सकती है। किसी यूनिवर्सिटी के अंदर 30 शब्द सीमा में पूछे जाते हैं, किसी में 50 में पूछे जाते हैं, किसी में 70 में पूछे जाते हैं, किसी में 120 में पूछे जाते हैं, किसी में 150 शब्द सीमा में, किसी में 200 शब्द सीमा में पूछे जाते हैं। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग इनमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम की दृष्टि से सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। पहला क्वेश्चन है, गधिया सिक्कों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए, गधिया सिक्के 10वीं 11वीं शताब्दी में प्रचलित थे। इन सिक्कों पर गधे के समान आकृति का अंकन मिलता है, इसलिए इन्हें गधिया सिक्के कहा जाता है। राजस्थान में गधिया सिक्कों का प्रचलन जोधपुर रियासत में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ख्यात साहित्य क्या है? किन्हीं 3 ख्यात ग्रंथों का नाम लिखिए। तो ऐसा साहित्य जो राजा महाराजाओं की ख्याति यानी प्रसिद्धि का प्रतिपादन करने के लिए लिखे जाते थे, उन्हें ख्यात साहित्य कहा जाता है। फिर यह है राजस्थानी भाषा में गद्य में लिखा गया साहित्य है। अधिकांश ख्यात लेखक दरबार के चारण या भाट होते थे, किंतु मूणोत नैणसी इसके अपवाद हैं। प्रमुख ख्यात ग्रंथों के नाम देखिए, मूणोत नैणश्री ख्यात, दयाल दयाश्री ख्यात और बांकीदासरी ख्यात। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। श्यामल दास कौन थे? इनकी रचनाओं के नाम लिखिए। कवि श्यामल दास का जन्म मेवाड़ के ढोकलिया गांव में 1838 में हुआ था। ये मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री और भारत के प्रमुख इतिहासकार थे। मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने इनको कविराज की उपाधि प्रदान की थी तथा ब्रिटिश सरकार ने इन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि और केसरे हिंद की उपाधि सम्मान से सम्मानित किया था। कवि श्यामल दास द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम वीर विनोद है, जिसमें मेवाड़ राज्य के इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, 2 नंबर का अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, वीर विनोद। फिर देखिए आगे, वीर विनोद के अलावा श्यामल दास ने 2 और पुस्तकों की रचना की थी, पृथ्वीराज रासो की नवीनता और अकबर के जन्मदिन में संदेह। अगला क्वेश्चन है, मूणोत नैणसी। देखिए, मूणोत नैणसी का जन्म ओसवाल वेश्यों की मूणोत शाखा में 1610 ईस्वी में हुआ था। युवावस्था में ही ये मारवाड़ राज्य की सेवा में नियुक्त हो गए थे। इनकी सैनिक और राजनीतिक योग्यता को देखकर महाराणा जसवंत सिंह ने इन्हें अपना दीवान नियुक्त किया था। फिर है, जब औरंगजेब ने महाराजा जसवंत सिंह को शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगाबाद भेजा था, तो वह अपने साथ नैणसी तथा उसके भाई सुंदरदास को भी लेते गए। जहां उनकी किसी बात से नाराज होकर जसवंत सिंह ने दोनों भाइयों को बंदी बना लिया और उन्हें जोधपुर भेजते समय मरवा दिया था। इसके बाद देखिए, नैणसी ने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे थे, मूणोत नैणश्री ख्यात और मारवाड़ प्रगनारी विगत। इन दोनों पे मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं, मेरे वीडियो देखते हो अगर आप तो दोनों पर क्वेश्चन बना रखे हैं मैंने। फिर है कर्नल जेम्स टोड। देखिए, कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड में हुआ था तथा ये 1798 में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सैनिक के रूप में भारत आए थे। फिर आगे है, 1817 से 1822 के मध्य जेम्स टोड को पश्चिमी राजपूत राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल एजेंट बना करके भेजा गया था, जहां रहते हुए उन्होंने इतिहास विषयक जानकारी एकत्र की। इसके बाद कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने ही राजपूताने के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। तो 2 क्वेश्चन लघुत्तरात्मक बन गए, राजस्थान के इतिहास का पिता और राजस्थान।
ठीक है। राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर, जो 1829 में प्रकाशित हुई थी। और इस वजह से क्या कहा जाता है, उनको राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित निम्न दो ग्रंथ राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत हैं। पहला है एनालस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरा है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के दोस्तों, एक बार बीच में इसलिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो और लाइक वाला दबा दो। आप बहुत कंजूसी कर रहे हो। 8000 विद्यार्थी देख रहे हो मेरे चैनल को और आप 1000 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। बड़े शर्म की बात है। सब्सक्राइब करने में भी आपकी जेब से पैसे थोड़ी जा रहे हैं। भाइयों सब्सक्राइब करो यार, क्या मतलब ऐसे करते हो, बहुत गलत बात है। उत्तर देखिए, ऐसे सिक्के जिन पर किसी पशु पक्षी, पेड़ पौधे या कोई देवी देवता की 5 आकृतियों को ठप्पा लगाकर अंकित किया गया हो, उन्हें पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं जिन पर 5 प्रकार की आकृतियों के अलावा और कोई लेख अंकित नहीं है। फिर देखिए आगे, 1835 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने इन सिक्कों को पंचमार्क नाम दिया था। राजस्थान में रेड टोंक में किए गए उत्खनन में बड़ी मात्रा में चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। अब 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और हैं, जेम्स प्रिंसेप और रेड टोंक। सिर्फ रेंड नाम आ जाता है एग्जाम के अंदर, तो रेंड टोंक राजस्थान में स्थित है जहां पर उत्खनन में बड़ी मात्रा में चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। इसका उत्तर ये हो गया। जेम्स प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप के बारे में क्या बताओगे कि 1835 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने ही पंचमार्क सिक्कों को नाम प्रदान किया था। खुदाई में मिले ये 5 आकृतियों वाले ठप्पों वाले जो सिक्के थे, इनको पंचमार्क नाम सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही दिया था। अगला क्वेश्चन है शैल चित्र। देखिए, प्रागैतिहासिक काल में मानव पर्वतों की गुफाओं, नदियों के कगारों तथा चट्टानों, शिलाखंडों द्वारा बने आश्रय स्थलों आदि में शरण लेता था, जो उनके आवास के समान थे। प्राकृतिक रूप से बनी इन पर्वतीय संरचनाओं को शैलाश्रय कहा जाता है। फिर देखिए आगे, इन शैलाश्रयों की छत, भित्ति और फर्श आदि पर इस प्रकार की कलाकृतियां दिखाई देती हैं जो रंगों द्वारा या कठोर उपकरणों द्वारा कुरेद कर बनाई गई हैं, जिन्हें ही शैल कला यानी रॉक आर्ट तथा इस प्रकार के चित्रांकन को शैल चित्र कहते हैं। फिर देखिए, शैलाश्रयों में किया गया एक चित्रांकन तत्कालीन मानव द्वारा निर्मित उसके अभिलेखीय साक्ष्य हैं। राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में तथा चंबल नदी घाटी में नदी कगारों के रूप में बहुत से ऐसे शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है, जितनी शब्द सीमा का क्वेश्चन आता है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्णन लिखना है। मैंने अपने हिसाब से आपको मैटर लिखा है, लेकिन आपको एग्जाम में अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा करके लिखना है, ठीक है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन बन रहा है शैलाश्रय कि प्राकृतिक रूप से जो ये पर्वतीय संरचनाएं थी, इन्हीं प्राकृतिक रूप से बनी हुई है जो पर्वतीय संरचनाएं, इनको क्या नाम दिया गया है, शैलाश्रय। एक है शैल कला कि ये जो शैलाश्रय होते हैं यानी प्राकृतिक रूप से बनी पर्वतीय संरचनाएं जो होती हैं, इनकी छत पर, इनकी भित्ति यानी दीवार पर, फर्श पर जो विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाई गई हैं, ठीक है ना, रंगों के द्वारा या फिर कोई मतलब पत्थर वगैरह, नोकदार पत्थर वगैरह से या कोई उपकरण वगैरह से कुरेद कर जो चित्र बनाए गए हैं, उस चित्र को क्या कहते हैं, शैल कला कहते हैं। और इस प्रकार की आर्ट को, चित्रांकन को शैल चित्रकला कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महाकवि सूर्यमल मिश्रण। देखिए, सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 में बूंदी रियासत में हुआ था। इनके पिता चंडीदान बूंदी नरेश महाराव राम सिंह के आश्रित कवि थे। अपने पिता के पश्चात सूर्यमल ने महाराव राम सिंह के दरबार में कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। महाकवि सूर्यमल मिश्रण राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जिनके द्वारा निम्न ग्रंथों की रचना की गई थी। अब इनके द्वारा रचित ग्रंथों के नाम देखिए, वंश भास्कर, वीर सतसई, सतीरासो, बलवद्विलास,
इसके बाद में आगे देखिए, सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध रचना वंश भास्कर है, जिसे महाराव राम सिंह की आज्ञा अनुसार 1840 में लिखना प्रारंभ किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से लेखन कार्य बंद कर दिया गया, जिसे बाद में उनके पुत्र मुरारीदान ने पूरा किया था। इस ग्रंथ में राजपूताने का नहीं अपितु संपूर्ण उत्तरी भारत का संपूर्ण इतिहास समाया हुआ है। राजनीतिक इतिहास के साथ साथ वंश भास्कर में सामाजिक और सांस्कृतिक विवरण की विस्तार पूर्वक उल्लेखित है। तो दोस्तों 2 नंबर का क्वेश्चन वंश भास्कर भी आ सकता है। अगर आप राजस्थान के इतिहास पर मेरे वीडियो देख रहे हो तो उसमें मैंने ये सारे प्रश्न बना करके लिखे हुए हैं छोटे वाले प्रश्नों के रूप में। अगला क्वेश्चन है, आहड़ संस्कृति या बनास संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए, प्राचीन काल में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जिस संस्कृति का उदय हुआ वह आड़ संस्कृति या बनास संस्कृति के नाम से जानी जाती है। दोनों का एक ही मतलब है। अब देखो क्या है, आगे देखिए, इस संस्कृति का सर्वप्रथम ज्ञान उदयपुर नगर के पूर्व में स्थित आहड़ नामक गांव से लगा था, इसलिए इसे आहड़ संस्कृति कहा गया है। ठीक है। इसी प्रकार इस संस्कृति के अनेक पुरा स्थल बनास नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में मिले हैं, जिसके कारण इसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फिर देखिए, इस संस्कृति के प्रमुख स्थल आहड़ की खोज सर्वप्रथम 1954 में रत्नचंद्र अग्रवाल ने की थी। तो दोस्तों कितने सारे क्वेश्चन इसमें तैयार हो गए छोटे वाले। अब इस संस्कृति की प्रमुख विशेषता देखिए, आर्य संस्कृति या बनारस संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। ये लोग ताम्र धातु कर्मी थे। दूसरा है, ये काले एवं लाल रंग के मृद पात्रों का उपयोग करते थे। तीसरा है, ये ग्रामीण संस्कृति थी। और चौथा है, आर्य सभ्यता के उत्खनन में तांबे के औजार व आभूषण पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं। तो जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है उतनी शब्द सीमा के अनुसार आपको लिखना है। ठीक है। फिर है, गोरा एवं बादल कौन थे। देखिए, गोरा एवं बादल मेवाड़ के राणा रतन सिंह के सेनापति थे, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 में किए गए चित्तौड़ आक्रमण के दौरान युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जब राणा रतन सिंह को बंदी बना लिया गया था तो रानी पद्मिनी ने गोरा एवं बादल के साथ मिलकर ही रतन सिंह को मुक्त कराने की योजना बनाई थी। और राणा रतन सिंह को मुक्त कराने के दौरान शाही सेना के साथ हुए युद्ध में ही गोरा और बादल शहीद हो गए थे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के कारण बताइए। तो तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे। पहला है, राजपूत शासकों में एकता का अभाव, यानी तुर्कों के विरुद्ध राजपूत शासक कभी भी एक नहीं हुए थे। उन्होंने अलग अलग शासकों को आसानी से पराजित कर दिया। ठीक है। एक एक दुर्ग को जीतने में तुर्क सेना को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था और कई महीनों तक निरंतर दुर्गों को घेरे रहते थे, लेकिन कभी भी दूसरे राजपूत शासक ने एक राजा की जो है सहायता नहीं की, उस वजह से पराजय हुए थे। दूसरा कारण है विश्वासघात। देखिए, तुर्कों के विरुद्ध राजपूतों की पराजय का एक प्रमुख कारण विश्वासघात भी है कि कुछ ऐसे देशद्रोही स्वार्थी तत्व थे जिन्होंने अपने शासकों के साथ में विश्वासघात किया। जैसे रणथंबोर में रत्तीपाल और रणमल जो थे वो शत्रु से मिल गए थे। जालोर में दैया सरदार बीका जो थे उसने शत्रु को दुर्ग में प्रवेश करने का मार्ग बता दिया था। तो इस प्रकार के जो विश्वासघात किए गए थे उनकी वजह से भी तुर्कों को सफलता मिली थी। फिर है गुप्तचर व्यवस्था की कमी। एक राजपूत शासकों के पास गुप्तचर व्यवस्था का अभाव था, जिस वजह से उनको शत्रुओं की गतिविधियों का समय पर ज्ञान नहीं हो पाता था। ठीक है ना। और कभी कभी तो शत्रु पूरी तरह तैयार होकर उनके द्वार पर आ जाता था ना, तब उनको युद्ध की तैयारी करनी पड़ती थी। अगला है, राजपूत शासकों द्वारा युद्ध में उच्च आदर्शों का पालन करना। कि राजपूत शासक जो थे वो उच्च आदर्शों का पालन करते थे। अब उच्च आदर्श जो है सामान्य काल में तो सही है, लेकिन युद्ध की परिस्थितियां जो होती है वो संकटकालीन परिस्थितियां होती है। ऐसी परिस्थितियों में आदर्श के बजाय राष्ट्रहित को महत्व देना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन उन्होंने राष्ट्रहित के बजाय आदर्शों को ज्यादा महत्व दिया, जिस वजह से भी उनको क्या है, पराजय का सामना करना पड़ा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रमुख राजपूत राजवंशों का नामोल्लेख कीजिए। देखिए, हर्ष की मृत्यु के पश्चात 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान भारत में अनेक राजपूत राजवंशों ने शासन किया, इसलिए इस युग को राजपूत युग कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है राजपूत युग। ठीक है। फिर है, प्रमुख राजपूत राजवंश निम्नलिखित हैं। तो राजपूत राजवंशों के नाम देखिए, मेवाड़ के गुहिल, शाकंभरी के चौहान,
कन्नौज के गढ़वाल, उज्जैन के गुज्जर प्रतिहार, गुजरात के चालुक्य, मालवा के परमार। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के स्रोतों का उल्लेख कीजिए। देखिए चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसे इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय या राय पिथौरा भी कहा जाता है, के इतिहास की जानकारी के निम्न स्रोत हैं। अब एग्जाम में पृथ्वीराज चौहान नहीं आकर के अगर पृथ्वीराज तृतीय आ जाए तो आपके तो डब्बा गोल हो सकता है कई सारे विद्यार्थियों के, या एग्जाम में राय पिथौर आ जाए तो भी डब्बा गोल हो सकता है। तो इसलिए मैंने तीनों नाम लिखे ताकि आपके कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक है, तो देखिए इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से थे उनके समय की। पहला है चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो। दूसरा है जयानक, ये जयानंद नहीं है दोस्तों जयानक है, जयानक द्वारा लिखित पृथ्वीराज विजय। मूणोत नैनसी द्वारा लिखित मूणोत नैनसी ख्यात। सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर। अगला जो क्वेश्चन है वो है दिवेर का युद्ध। देखिए अकबर ने मेवाड़ स्थित महत्वपूर्ण घाटों में सैनिक छावनियां स्थापित की थी जिनमें सेनानायक और सैनिक तैनात किए गए थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थाना दिवेर का था जिसका मुगलों के लिए अत्यधिक सामरिक महत्व था, इसलिए अकबर ने यहाँ अपने काका सुल्तान खां को तैनात कर रखा था। इसके बाद अक्टूबर 1582 में राणा प्रताप और कुंवर अमर सिंह के नेतृत्व में मेवाड़ के सरदारों और भीलवीरों ने दिवेर पर आक्रमण कर दिया, जिससे मुगल सेनानायक सुल्तान खां मारा गया और मुगल सेना भाग खड़ी हुई। इस प्रकार दिवेर युद्ध में राणा प्रताप की निर्णायक विजय हुई। दिवेर युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, मेवाड़ का मैराथन। अगर आप मेरे छोटे वाले क्वेश्चनों का राजस्थान के इतिहास का वीडियो देख रहे हो तो मैंने इसके ऊपर भी प्रश्न बनाया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए महाराणा कुंभा की 7 उपाधियों का नामोल्लेख कीजिए। देखिए महाराणा कुंभा द्वारा धारण की गई अनेक उपाधियों का उल्लेख मिलता है, जैसे महाराजा धीराज, राणो रासो, महाराणा, राजगुरु, और इसके बाद है दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है नागौर दरबार। 1570 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर जब अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने के लिए आया तो इसके बाद वह विश्राम करने के लिए नागौर आया था, जहां उससे मिलने के लिए राजस्थान के अनेक राजपूत शासक उपस्थित हुए थे। फिर आगे देखिए मारवाड़ की स्वतंत्रता की कड़ी में नागौर दरबार एक बहुत बड़ी कड़ी थी। जो नरेश नागौर आए थे वह एक प्रकार से आश्रित और समर्थकों की संख्या में गिने जाने लगे, और जो नरेश यहाँ के दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे उनकी मनोवृत्ति का समुचित रूप से परीक्षण हो गया। इसके बाद देखिए इस प्रकार नागौर दरबार का राजनीतिक रूप से बहुत महत्व था, क्योंकि इसी से राजस्थान के राजपूत नरेशों का स्पष्ट वर्गीकरण मुगल विरोधी और मित्र राज्य के रूप में हो गया था। मुगल सम्राट अकबर को स्पष्ट रूप से पता चल गया था कि राजपूताना के अंदर कौन कौन से राजा जो है वो मेरे मित्र राष्ट्र हैं, राज्य हैं, और कौन कौन से राजा मेरे शत्रु राज्य हैं। क्योंकि जो राजा नागौर में मुगल दरबार के अंदर या नागौर में अकबर के सामने उपस्थित हुए थे वो उसके मित्र राज्य थे, और जो उपस्थित नहीं हुए उनसे पता चल गया कि वो मेरे से मित्रता नहीं रखते, इसी वजह से मेरे पास भेंट करने के लिए और मिलने के लिए नहीं आए हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मैंने थोड़ा सा गुस्से में बोल दिया इसके लिए मैं एक्सक्यूज मी चाहता हूँ। लेकिन देखो गुस्सा स्वाभाविक है, मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार करता हूँ और आप लोग जो है सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, ना कोई लाइक करता है, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। ठीक है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है एक तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 8000 विद्यार्थी चैनल को देख रहे हो और 1000 विद्यार्थी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो फिर देखो मैं भी तो मोटिवेशन चाहता हूँ ना, तो आपका भी दायित्व है कि थोड़ा मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।